हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस पंडित है और आज आपको बहुत मजा दिलाने वाला हूँ। मजा इन द सेंस जो हम लोग पहले मजे लेते थे सब लोग यहाँ पे, पहले मजे लेने का मतलब ये है कि आपके जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते थे, डिफिकल्ट टॉपिक्स होते थे, उनको हम बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंप्लीफाई वे में स्टोरी बना के मजाक मजाक में आपके दिमाग में चिपकाते थे। और आज से फिर से वही चिपकाने वाला काम शुरू हो जाएगा दिमाग में, और वो चिपकाने का रिजल्ट आपके सामने है। काफी सारे सिलेक्शन यूपीएससी ईपीएफओ में रहे हैं, उसके बाद प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे सिलेक्शन गए हैं। वो हम बाकी मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद फाइनल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अभी अच्छा नहीं लगता बच्चे को भी, अगर हम बच्चे का नाम डिक्लेयर कर दें और उसका बाई चांस 1% सिलेक्शन ना हो, बेचारा डिमोटिवेट हो जाता है। हम नहीं चाहते। तो सब चीजें, रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। और आप लोगों के लिए दोबारा से यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, रिज्यूम कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने कुछ पोल कराई थी, उसमें कुछ टॉपिक्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो बहुत डिफिकल्ट सबको लगते थे, बहुत सारे लोगों ने उन डिमांड करी थी उन सब्जेक्ट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की बहुत डिमांड आई, वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत डिमांड आई, और सारे सब्जेक्ट्स को मैं इतना इजी बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद, जैसे कि आप हमेशा से जानते हो, परमानेंट आपके दिमाग में वो चीज फीड हो जाने वाली है। इसकी गारंटी मेरी है। बस सीरियसली सारे वीडियोस को देखना है। और हमारा, जैसे कि आप जानते हो, कैटलिस्ट ग्रुप एक बना हुआ है, ऑफिशियल हमारा एक ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, आपको ये दिख रहा होगा, कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल। इसके आगे ब्लू टिक है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी बहुत सारे फेक बने, इसको ज्वाइन कर लेना। क्लास के बाद लेट नाइट या सुबह मॉर्निंग में क्लास के सारे नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाया करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा से बोलते रहे कि सर फ्री में मत पढ़ाया करो, यूट्यूब पे गलत बात हो जाती है। तो वो गलत बात करने के लिए मेरे को मजा आता है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो मैंने सही कर रखी हैं, और अब मुझे कोई भी गलत बात करने में बिल्कुल खराबी नहीं लगती। क्योंकि ये गलत बात जो है, जो काफी लोगों के लिए गलत बात हो जाती है, वो बहुत सारे लोगों के लिए, जिनको, जो चैनल पे बैठे क्लासेस देख रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात होती है। तो हम लोग सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, और सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराएंगे 1 बाय 1 करके। और ये सारे एग्जाम्स को लेके मैं चलूंगा। सारे एग्जाम्स का मतलब है, यहाँ पे जो क्लास चलेगी यूट्यूब पे, वो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग में ऑन द होल सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे हर बच्चे को इसका यूज मिले। इवन जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। जो चीज यहाँ पे कराई जाएगी वो A to Z, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको शुरुआत से साथ देना है और लास्ट तक साथ रहना है। और मैं तो बनूंगा ही साथ आपके, ऑब्वियस सी बात है। आपको सिर्फ कुछ पेपर्स ले लेने हैं, क्लास के बाद जो नोट्स मिलेंगे उनको शॉर्ट नोट बनाना है और क्लास करते रहना है। बाकी जैसे कि आप जानते हो, हम लोग की अलग अलग एग्जाम्स के स्पेसिफिक कोर्स रहते हैं, यूपीएससी के, एसएससी के। तो स्पेसिफिक कोर्सेज जो है, उनमें स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट करके जो क्लासेस आती है, जैसे यूपीएससी में यूपीएससी फोकस आती है, एसएससी में एसएससी फोकस आती है, जिससे कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको उस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके एकदम फोकस पार्ट में चीजें कवर हो जाए। तो वो भी आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कोर्सेज पे एडमिशन ओपन है। नए कोर्सेज जितने भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के, बहुत ही नॉमिनल फी है, इतनी कम फीस है। 16,000 रुपए आपको यूपीएससी की फीस देनी होती है, और एसएससी की सिर्फ 2800 रुपए। बैंकिंग की भी ऐसे ही है, बहुत कम फीस होती है, वो भी आप ईएमआई में दे सकते हो। तो अगर आप चाहो तो वो स्पेसिफिक कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, उनमें भी सब्जेक्ट्स मैं ही लेने वाला हूं। और लोग कहते हैं सर आप इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा देते हो? तो वो ऑब्वियस ही बात है, आप एक बार पढ़ के देखोगे, प्लेलिस्ट पे जाना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ा देते हो। और बाकी तो रिजल्ट्स बोलते ही हमेशा से। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना वर्ल्ड हिस्ट्री। टेलीग्राम ग्रुप ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना, नोट्स क्लास के बाद आपको मिलेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत से लेकर एंड तक क्लासेस सारी करो, जिससे आपके जो बेसिक है वो कवर हो जाए, और एडवांस लेवल तक मैं इसको लेके जाऊंगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना लुक चेंज करूंगा, और उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा। और 1 बाय 1 करके इसका शेड्यूल जो है क्लास का, वो यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे आ जाया करेगा। और मैं जरूर चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे क्लासेस में जुड़े, क्योंकि उससे मुझे, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है क्लासेस और बनाने का, नए नए तरीके से आपको पढ़ाने का। क्योंकि जब ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ज्यादा स्टूडेंट्स दिखते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि भाई दे आर पीपल जो इंटरेस्टेड है और पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा के जैसे जो बहुत सारे लोग दिखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग क्लासेस को देखो, आप लोग अपने फ्रेंड्स सबको तक पहुंचाओ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ, लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करेंगे। अपना पहला चैप्टर है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। चैप्टर भूल जाओ, आप तो कहानी सुन के बस तैयार हो जाओ। आपको आंखें बड़ी रखनी है, कान एकदम खुले रखने हैं, और कहानी के जैसे सुनते जाना है। बाकी मेरी जिम्मेदारी। करेंगे आज अपनी एक नई सब्जेक्ट की क्लास, जिसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का आज पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। वर्ल्ड हिस्ट्री लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैं बना दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। 100% वाली गारंटी। अगर सब्जेक्ट फेवरेट ना बने तो बोलना। मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत प्यार है मुझे हिस्ट्री से। हिस्ट्री पढ़ने में भी अच्छा लगता था, पढ़ाने में तो अलग ही मजा आता है। तो हिस्ट्री में आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे विद अमेरिकन रिवॉल्यूशन एज अवर फर्स्ट चैप्टर। जितना आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ उतना पढ़ना है, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, कहीं से कुछ रेफर नहीं करना, सब यही पढ़ा दिया जाएगा A to Z। समझ में आ गया?
अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जहां पे सिर्फ और सिर्फ इधर उधर से उठा के लोगों को रख दिया गया था। आपको एक टाइम पे पता है कि ब्रिटिशर्स अलग अलग कॉलोनी अपनी बना रहे थे, अलग अलग जगह ऑक्यूपाई कर रहे थे। इंडिया को भी ऑक्यूपाई किया था, उन्होंने बहुत सारी जगह अपनी कॉलोनी बनाई थी। जिस भी उनकी कॉलोनी में कोई भी ऐसा इंसान जिससे उन्हें प्रॉब्लम होती थी, चाहे वो कन्विक्टेड हो, बदमाश हो, गरीब हो, परेशान हो, जो उनको किसी ना किसी चीज की वजह से, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है या उनके ऊपर बर्डन आ रहा है, उस इंसान को उस जगह से उठा के उन्होंने एक ठिकाना बनाया, उस जगह पे डाल देते थे। उसको बोला अमेरिका। अमेरिका कहा ऐसा जाता है कि एक ऐसी जगह थी जहां लोग माइग्रेंट्स को इकट्ठा किया गया था। ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा माइग्रेंट्स को इकट्ठा करके अपना एक पूरा एक सिस्टम बना दिया था और अपनी एक कॉलोनी तैयार करी थी अमेरिका में। और वही अमेरिका, वही सेटल लोग जिनको ब्रिटिश ने सेटल किया था, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं कॉलोनीज के लोगों ने ब्रिटिश को ही वहां से उखाड़ के फेंक दिया था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। और आज अमेरिका कितना पावरफुल है आप देख सकते हो। तो ये पूरी हिस्ट्री, पूरा बैकग्राउंड हम समझेंगे। और अमेरिका आज इतना पावरफुल कैसे हुआ, कैसे इतना इस लेवल से उस लेवल तक पहुंच गया जो आज आप देख रहे हो, ये सब चीजें हम समझेंगे। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं चीजों को। मैंने आपको बताया, लोग कहते हैं अमेरिका की कोई हिस्ट्री नहीं है, 300 साल पुरानी हिस्ट्री है, कोई बेस नहीं है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका में बहुत दम है। यही लोग जिनको ब्रिटिशर्स ने सेटल किया था, इन्हीं लोगों ने ब्रिटिशर्स को ही उखाड़ के फेंक दिया। ब्रिटिशर्स ने यहां पे 13 कॉलोनी बनाई थी, 13 कॉलोनीज। वो 13 कॉलोनीज के जो लोग थे, वो लोग आपस में कहीं ना कहीं इकट्ठे होके ब्रिटिश के अगेंस्ट एक टाइम पे आके खड़े हो गए थे। और जिस टाइम पे वो खड़े हुए थे उसी को बोला जाता है ब्रिटिश के अगेंस्ट जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। और वो चली थी 1776 से 1783 के बीच। इस बीच में अमेरिका ने ब्रिटिश का खेल खत्म कर दिया था, उनको वहां से भगा के अपना एक इंडिपेंडेंट अमेरिका, द यूएसए, क्रिएट कर लिया था। यही कॉलोनीज बनके द यूएसए बनाती थी। समझ में आया? आगे बात करते हैं, वन बाय वन करके चीजों को समझते चलेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना है कि वो अमेरिका जो ब्रिटिश के टुकड़ों पे पल रहे थे, वो इतने दमदार कैसे हो गए और उनके दिमाग में उस ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का आया क्यों। तो हम समझेंगे चीजों के पीछे का रीजन, कि वो रीजन रिवॉल्यूशन के पीछे का था क्या। देखो 1600 एडी के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश बहुत सारे एरियाज को कब्जा रहा था। और ब्रिटिश की जो एक लेडी थी जिनका नाम था क्वीन, वो टोपी लगा के इंग्लैंड में बैठती थी और लोगों को टोपी पहनाती थी, है ना, अपने स्टाइल से। उन्होंने काफी लोगों को टोपी पहनाई थी। और इंडिया में राजाओं को टोपी पहनाने के लिए कुछ बंदा उन्होंने यहां भेजा, जिस बंदे का नाम आप अच्छे से जानते हो। जो बंदा विलियम हॉकिंस नाम से यहां पे हमारे राजाओं को टोपी पहनाने आया था। और खास बात यह, वो टोपी पहनाने में कामयाब भी हो गया था। उसका काम यह था कि यहां पे आके वो फैक्ट्री की परमिशन लेगा, तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा। मतलब बेसिकली उसका काम यह था, थोड़ा सा मस्का लगा के, बटर लगा के, थोड़ा बढ़िया गार्लिक वाला बटर वटर लगा के यहां के राजाओं को टोपी पहना दी जाए। वैसे ही क्वीन ने टोपी पहनाने वाला काम इंडिया में जैसा किया, वैसे ही कंट्रोल बनाने के लिए वहां से एक बंदे को अमेरिका भी भेजा कि बेटा वो जो कॉलोनी हमने तैयार करना है ना, जहां से लोगों को उठा रहे हैं, उस पे भी हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए, एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाहिए। तो तू जा बेटा, वहां पे जाके अपना पूरा परचम लहरा के आ और तू वहां पे ब्रिटिश का झंडा गाड़ और ब्रिटिश कॉलोनी अमेरिका को स्टेबल बना। क्वीन ने ट्रंप नाम का एक बंदा, ये वाला ट्रंप नहीं, ये WWE वाले ट्रंप नहीं, ये WWE में थे, मैंने देखा था जब मैं छोटा था। ये क्या करते थे, हम लोग बहुत WWE देखते थे, है ना, उस टाइम पे बहुत सारे आप लोग भी देखते होंगे, है ना। तो वो वाले ट्रंप नहीं है, ये वाले नहीं, ये जो कॉमेडियन है ये नहीं। उस टाइम पे भी एक ट्रंप नाम का बंदा था, उस ट्रंप नाम के बंदे को भेजा और वो पहुंचा जेम्सटाउन वर्जीनिया में, एक जगह है वहां पे पहुंचा और उसने पहली कॉलोनी सेटअप करी। ध्यान रखना 1607 में फर्स्ट अमेरिकन कॉलोनी बनाई गई थी, 1607 में जेम्सटाउन वर्जीनिया में, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये बंदा भी भेजा गया था, क्वीन ने ही भेजा था। और ये कॉलोनी जो 1607 में सिर्फ पहली कॉलोनी थी, धीरे धीरे 1732 तक आते आते 13 कॉलोनीज में कन्वर्ट हो गई, 13 कॉलोनी बना दी गई। शुरुआत में ये जो कॉलोनी के लोग थे, माइग्रेंट्स थे, ये लोग ब्रिटिशर्स को बहुत मानते थे। ब्रिटिशर्स जो भी कोई डिसीजन लेते थे, ये एक्सेप्ट करते थे कि भाई तुमने हमें रखा है, खाने को सामान दे रहे हो, रहने को जगह दे रहे हो,
तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स चीजों को फॉलो करते थे, आज आप उन चीजों को 100% फॉलो नहीं करते हो। अगर मैं बोलूं आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बहुत इज्जत देते थे, तो क्या आप भी उस ग्रुप के लिए उसी लेवल का अटैचमेंट रखते हो? नहीं रखते। मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, मेरी बात को समझना, मेरे तरीके से मेरी चीजों को दिमाग में बैठाना। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी की बहुत इज्जत करते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बहुत इज्जत करते हैं, किसी ग्रुप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या आप भी उसी लेवल की रिस्पेक्ट करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट अटैचमेंट उस ग्रुप से नहीं है, उनका था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? द सेम केस इज हियर। ये जो इनिशियल में लोग यहां पे थे, जो ये 1607 में लोग यहां पे थे, जब ये पहली कॉलोनी बनाई गई थी, वही जब 13 कॉलोनीज बन गई 1732 तक आते आते उस टाइप पे न्यू जनरेशन आ चुकी थी। उस समय पे जनरेशन बदल चुकी थी। 1607 से 1732 में बहुत लंबा गैप हो जाता है, जनरेशंस नहीं आ जाती। वो नई जनरेशन, जो पुरानी जनरेशन ब्रिटिशर्स के साथ अटैच थी, वो नई जनरेशन उस लेवल तक अटैचमेंट नहीं रखती थी। ये 13 कॉलोनीज की अगर हम बात करेंगे, अगर हम जूम करके देखते हैं, तो ये 13 कॉलोनी यहां पे जो प्रेजेंट थी, उसमें इस तरीके से नॉर्थ से साउथ आपको लोकेशन ध्यान रखनी है, आ सकता है। यहां पे आपका न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, और उसके बाद ये जितनी भी है यहां पे लास्ट में जो है, ये आपको सदर्न में दिखेगी सबसे ज्यादा जॉर्जिया। ये लास्ट कॉलोनी थी 13 कॉलोनी में से, और इसके बाद इन्हीं कॉलोनीज ने मिलके गेम खत्म कर दिया था ब्रिटिश का। ये कॉलोनीज ब्रिटिशर्स ने एकदम से नहीं कब्जाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एकदम से नहीं बनाई थी, एकदम से स्टैब्लिश नहीं करी थी। कब्जाई क्या थी? ये तो सेटल ब्रिटिशर्स ने किया था सारा कुछ। तो इन्होंने एकदम से नहीं सारा कुछ बना दिया था, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप ये लोग बढ़ते चले गए थे, और लास्ट 13 तक आते आते इन्होंने काफी अच्छा अपना होल्ड बना लिया था। लेकिन टाइम पीरियड जैसे जैसे चेंज होता चला गया था, वैसे वैसे लोगों की थिंकिंग, लोगों की सोच बदलती चली गई थी। जो लोग पहले ब्रिटिशर्स को मानने लगे थे, अब वो ब्रिटिशर्स को पहचानने लगे थे। उनके दिमाग में चीजें आने लगी थी, उनके दिमाग में चेंजेस आने लगे थे, और वो चेंजेस को लाने के लिए आगे क्या करते हैं अभी हम देखेंगे। 13 कॉलोनीज मिलके जो 1732 में तक स्टैब्लिश हो गई थी, उन्हीं 13 कॉलोनीज, वही 13 कॉलोनी इकट्ठी होके 1776 में रिवोल्ट कर देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा। ऐसा क्यों होता है आपको थोड़ी पता है ना। इसके पीछे कॉजेज है। आपने जब भी कोई रिवॉल्यूशन देखा, उसके पीछे कॉजेज होते थे। कॉजेज अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ कॉज ऐसे होते हैं जो इमीडिएट कॉज होता है कि भाई इसी वजह से ऐसा हुआ। कुछ कॉज ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म कॉज होते हैं। आप किसी भी रिवोल्ट की बात करो, 1857 की बात करो, कुछ लॉन्ग टर्म कॉज चलते हैं। भाई बहुत टाइम से लोग परेशान हो रहे होते हैं और उनको एक इनिशिएशन मिल जाता है। वो इनिशिएशन कुछ भी हो सकता है। आपको बहुत टाइम से रोज मार पड़ रही है, मान लो कहीं आपको रोज जाते हो, रोज स्कूल में डांट पड़ती है, रोज बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, तो आप उस टीचर के खिलाफ कुछ ना कुछ ग्रज रखोगे, यार ये मेरे को मारते हैं, मेरे को अच्छा नहीं। किसी दिन कुछ बहुत ज्यादा हो गया तो उस दिन आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओगे, अब मैं जा रहा, मैं क्लास ही नहीं आऊंगा आज से। तो वो इमीडिएट कॉज हुआ जिस दिन कुछ बहुत ज्यादा हो गया। अदरवाइज लॉन्ग टर्म से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन चल रही है, वही यहां पे हुआ। ये जो 1607 से स्टार्ट हुआ था, 1607 से इतनी कोई फ्रस्ट्रेशन थी नहीं, बट टाइम आते 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 लोग बदलने लग गए। और अमेरिका के अंदर एक बहुत खास चीज है, एक बहुत खास चीज है आपको ध्यान रखनी है। अमेरिका के अंदर लोग जो थे ना, वो अलग अलग जगह से उठा के रखे गए थे। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, ये मेन एक समझ लो रीजन है। अमेरिका में बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगह से उठा के रखे थे, उन सबकी सोच अलग अलग थी, उन सबके कल्चर अलग अलग थे। कोई ब्रिटेन से आया, कोई फ्रांस से आया, कोई न्यूजीलैंड से आया, कोई आयरलैंड से आया। हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान का कल्चर अलग है, हर इंसान का दिमाग अलग है, बिल्कुल। और लेकिन उन सबको अब एक पावर कंट्रोल कर रही है। लेकिन अब वो अलग अलग सोच के लोग मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो चीजें बदलेगी ना, कहीं ना कहीं तो चीजों में चेंज आएगा ना, क्योंकि लोग अलग अलग है, कम्युनिटी अलग अलग है, सोच अलग अलग है। तो अलग अलग सोच के लोग जब मिक्स हो जाएंगे तो उनकी सोच कहीं ना कहीं अलग अलग सोच एक नई सोच को जन्म देती है। अगर एक ही सोच के लोग बैठे हैं, तो अगर एक ही तरीके की सोच के लोग बैठे तो क्या नया, कुछ नहीं। जब अलग अलग सोच के लोग बैठेंगे तभी तो कुछ नया निकलेगा ना। जब अलग अलग डिस्कशन होते हैं, मेरे से कोई और अगर डिस्कशन कर रहा है, उसकी ओपिनियन अलग है, मेरी ओपिनियन अलग है, तभी तो कुछ नया निकलेगा। जो मैं बोल रहा हूं वही दूसरा बोल रहा, तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बात हाँ में हाँ जाएगी। सीधा समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पे हम 3 तरीके के कॉज पढ़ने वाले हैं: सोशल कॉजेस, कल्चरल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस और इकोनॉमिक कॉजेस। आज हम पढ़ेंगे शुरुआत के 2 कॉजेस, पॉलिटिकल और सोशल, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, ये 3 या 4 पार्ट में कवर करेंगे अच्छे से, बढ़िया करके। वर्ल्ड हिस्ट्री बढ़िया चैप्टर है, लॉन्ग चलेगा, लंबा चलाएंगे इसको, अच्छे से समझेंगे, चीजों को डेप्थ में पकड़ेंगे, और आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी, ढंग से पढ़ते रहना है, जैसा बोला जाए वैसे करना है, चुपचाप। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिटिकल कॉज।
पॉलिटिकल कॉज की अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर जब भी कोई कॉलोनी बनती थी, जब भी कोई कॉलोनी सेटल की जाती थी, ब्रिटिशर्स करते थे, तो एक सिस्टम होता था उस पॉलिटिकल वहां पे। उस सिस्टम कुछ ऐसा होता था, उस सिस्टम में 3 टायर का सिस्टम होता था। एक होता था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और सबसे ऊपर बैठता था गवर्नर और उनका मिलिट्री चीफ। अब यहां प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम जो थी, जिसकी वजह से चीजों में डिफरेंसेस आने शुरू हुए, ये जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, यहां पे इसमें कोई अलग से लोग अपॉइंट नहीं होते थे। इसमें जो भी उस कॉलोनी में लोग रहते हैं, जो पीपल है, जो कॉमन इंसान है, वो डिस्कशन के लिए बैठता था। मतलब यहां पे लेजिस्लेचर लॉ डिस्कस करने के लिए और लॉ एग्जीक्यूट करने के लिए जो लोग बैठते थे, वो वहां के लोकल लोग थे, जो माइग्रेंट्स थे, जिनके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा था। ये जो लोग थे, ये कोई भी चीज डिस्कस करते थे, समझाते थे, समझते थे और फाइनल डिसीजन लेने की कोशिश करते थे। तो उस पर जो डिसीजन फाइनल होता था, वो गवर्नर का होता था। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि गवर्नर का डिसीजन होता था, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता था, उसमें इनका कोई से नहीं होता था, इनसे कोई पूछता नहीं था। गवर्नर इंग्लैंड से, ब्रिटिश से अपॉइंट होकर आता था, ब्रिटेन से। तो अल्टीमेटली गवर्नर इनकी जो भी बना के भेजते थे, कहते भगिया से नहीं करूंगा, जो मेरा मन होगा वो करूंगा। जैसे इंडिया में भी ऐसी होता था शुरुआत में। अगर आपने हिस्ट्री मेरी ध्यान से पढ़ी है शुरुआत वाली, तो मैंने आपको समझाया था, इंडिया के अंदर भी यही सिस्टम था। लेजिस्लेचर टाइम पास के लिए बना रखा था, भाई साहब तुम खेल लो लूडो, अल्टीमेटली सांप सीढ़ी मैं ही खेलूंगा। तो वही यहां पे फंडा है। गवर्नर बोलता था टाइम पास कर लिया, हो गया, अब मुझे ये करना, ये करूंगा। तो लोगों के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट होने लग गया यहाँ पे पॉलिटिकल, कि भाई हमें बनाया, क्योंकि हमारी बात तो सुननी नहीं होती, करना तुम्हें वही होता। दूसरा, तुम्हारे इलेक्शन में हमारा कोई रोल नहीं, वहां से बना के भेज देते हो इनको टोपी पहना के। ब्रिटेन में पहले जो बड़ी टोपी पहनता था, उसको उतनी इज्जत मिलती थी। आप देखोगे पुराने जमाने में बड़े बड़े हैट लगा के लोग घूमते थे। जितना बड़ा हैट उतनी बड़ी इज्जत, जिसके पास हैट नहीं उसके बाद इज्जत थी। दिस वाज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज वाज द रिजिड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिफरेंस आने लग गया, सोच में डिफरेंस आने लग गया। लोग कुछ करना चाहते हैं, वो आम जनता की प्रॉब्लम जानते हैं, गवर्नर करने नहीं देता, और गवर्नर वहां से अपॉइंट होकर आता, तो प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट होने लगे। दूसरा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गवर्नर ब्रिटेन से अपॉइंट होता था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ये कि अमेरिका जो थे, इनको कभी भी, जो अमेरिकन होते हैं लोकल, हायर पोस्ट पे नहीं बैठने को मिलता था। मतलब ये लोग कभी गवर्नर नहीं बन सकते, ये लोग कभी मिलिट्री चीफ नहीं बन सकते। तो इनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जा रहा है, तुम नीचे हो बेटा, तुम नीचे हो, तुम्हारी औकात क्या है, हमने बनाया तुमको। ब्रिटिश जब भी कोई बात होती थी, जब भी कोई डिमांड करते थे ना, ब्रिटिश के अंदर, बेटा ऐसा है, औकात पे रहे, तेरे को हमने यहाँ पे घर दिया है ना, तो औकात में रहे, ऐसे बोलते थे। जब किसी को ऐसे बोलोगे औकात में रहे, तो गुस्सा तो आएगा उसे, है ना, और उसे फिर भी जेल जाएगा, क्योंकि उसको तुमने दिया। बट उसके बेटे और बेटे के बेटे थोड़ी सुनेगा, तो उसको बोलोगे औकात में रहे, वो कहेगा कि औकात में रहे है, तुमने हमें थोड़ी बनाया, हमें तो हमारे माँ बाप ने बनाया, तुमने उनको बनाया, तुम्हारी प्रॉब्लम। नई जनरेशन तो ऐसी बोलते हैं ना, यही चीज आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर भी इन्होंने सिस्टम को एक्सेप्ट किया इनिशियली, क्योंकि वही चीज है, इनिशियली तो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जिनको बनाया है वो तो इज्जत करेगा, बट उनकी आने वाली जनरेशन करेगी नहीं करेगी, वो थोड़ी बात है, वो तो आगे वाली जनरेशन डिसाइड करेगी। 70s के अराउंड अमेरिका के अंदर जो नई जनरेशन आ गई थी, उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था कि भैया हमको जो है अपना रूल खुद चलाना, निकलो यहां से, होम रूल चलाना है। जैसे इंडिया के अंदर एनईबी सेंट इन लोगों ने शुरू किया था ना, होम रूल मूवमेंट, आपको याद होगा, वैसे ही वहां भी स्टार्ट हो गए थे 70s के अराउंड। लोग, मतलब आप सोच देखो, लोगों की सोच उस लेवल तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि जनरेशन चेंज हो गई थी, फ्री हो गई जनरेशन। भाई साहब हम क्यों रूल माने तुम्हारा, अब हम ब्रिटेन, या अब हम फ्रेंच, अब हम आयरलैंड, अब हम यहां के लोग नहीं है, अब हम हैं कौन, अमेरिकन। अमेरिकन है तो अब अमेरिकन की बात करी जाएगी, भाई तुम्हारी बात क्यों सुनेगी। तो लोगों के अंदर ये सोच आने लगी, लोगों के अंदर ये बात आने लगी कि भाई सब ऐसा है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे लोग इरिटेट होने लग गए थे चीजों से, उनकी बात मानी नहीं जाती थी, पॉलिटिकली उनको नीचे दिखाया जाता था, और बार बार उनको ये जताया जाता कि तुम्हें हमने बनाया है तो अपने औकात में रहो, है ना, जो हम बोलेंगे चुपचाप करोगे। और ब्रिटिश की आदत हमेशा, आप जानते हो ब्रिटेन की, कि वो बेइज्जत करने में बहुत आगे रहते। आज के टाइम पे इंडिया में अभी तक उनका इफेक्ट नहीं गया ब्रिटिश का। आप सोचो, लोग इंग्लिश बोल के अपने आप को बहुत ही ज्यादा वो समझने लगते हैं, हाई फाई। क्यों? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को इतनी वैल्यू क्यों देना। मैं टेडेक्स में गया था, वहां पे भी मैंने जानबूझ के हिंदी में स्पीच दी। क्यों? क्योंकि इंडिया है और वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है। मैं तो हिंदी में बोलूंगा, ये तो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को इतना ज्यादा वो क्यों करना, ये ब्रिटिशर्स का ही करना है। उन्होंने इस चीज को इतना ज्यादा बना दिया कि लोग अपने आप को, अपने स्टेटस को इंग्लिश से नापने लग गए कि भाई हम हाई लेवल के लोग हैं, हम इंग्लिश बोलेंगे, हम हिंदी नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? लैंग्वेज है ये आदत है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स हमेशा से अपने आप को सुपीरियर दिखाते रहे हैं। यही प्रॉब्लम हुई कि ब्रिटिश के अंदर भी कुछ लोग ब्रिटिशर्स से चिढ़ने लग गए थे, क्योंकि वहां पे भी उनका रिजिड कल्चर चलता था कि हम एलीट क्लास के लोग हैं, हम पैसे वाले लोग हैं, हम बड़े घर के लोग हैं,
तो हम हैट पहनेंगे। तुम छोटे घर के लोग हो, भले ही तुम ब्रिटिशर हो, तुम छोटे घर के हो, तुम गरीब हो, तुम ऐसे ही रहोगे। तो वो जो है उसको चिढ़ होगी, और अगर वो चिढ़ होगी कुछ बोलेगा तो उसको उठा के अमेरिका भेज देंगे, जा तू हो गया कन्विक्ट, तू यहां से निकल, ऐसे तू हमारे साथ नहीं रह सकता। तो वो जो बंदा वहां से निकाल के फेंका गया अमेरिका, चिढ़ेगा ना, बिल्कुल चिढ़ेगा, बिल्कुल। और वहां पे अमेरिका में जब हो गया थोड़ा फ्री हो गया, क्योंकि वहां से अलग अलग लोग मिलने लग गए, तो वो फ्री हो गया तो वो सोचेगा तो सोच डिस्कस करेगा तो लोगों की और सोच मिलेगी, सब मिलके ब्रिटिश को धो देंगे, यही होना। तो यहां पे पॉलिटिकल रेफरेंसेस क्रिएट होने लग गए थे, लोग परेशान होने लग गए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सोशल कल्चर कॉजेस, सोशल और कल्चरल। ब्रिटिश जैसे मैंने आपको बताया डिपोर्ट करने लगे थे, उठा के डिपोर्ट कर देते थे कि भाई तू भाई अमेरिका चल, कहीं से भी उठा के किसी को अमेरिका भेज देते कि तू वहीं से सेटल हो जाके, हो गया तेरा काम, है ना। तो वो जो कन्विक्ट थे, वो जैसे वैसे मैंने बताया आपको रिजिड सोसाइटी, ब्रिटिशर्स के अंदर वही अमीर गरीब, तो वहां पे भी किसी की बेइज्जती हुई, वो चिढ़ा और उसने कुछ बोला, 10 लोगों की बेइज्जती करी रिजिड सोसाइटी ने, ब्रिटिश की जो हाईफाई सोसाइटी, पैसे वाली सोसाइटी, एलीट सोसाइटी, उसने 10 गरीब लोगों की बेइज्जती कर दी, 10 में से एक भी बोला और उसको उठा के अमेरिका भेज दिया, तू निकल यहां से, तू बहुत बोल रहा, बहुत उछल रहा, तो 9 अपने आप चुप हो जाएंगे। बट वो जो एक गया है वो चिढ़ के गया है ना, और वो यहां पे उसकी सोच को दबाया जा रहा था, जब वो बोल रहा था तभी तो उठा के उसको फेंका गया, तो वहां थोड़ी दबाओगे उसकी सोच को, वहां तो वो चलेगा, वहां तो वो डिस्कस करेगा। वही प्रॉब्लम बार बार धीरे धीरे बढ़ने लग गई। तो इस तरीके से यहां पे कुछ सोशल डिफरेंस भी आने लग गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अमेरिकन थे, बहुत ध्यान से समझना, जो अमेरिका के लोग थे, क्योंकि वो अलग अलग जगह से उठा के रखे गए थे, वो टाइम के साथ प्रोग्रेस करने लग गए, उनकी सोच ओपन हो गई, वो खुल गए, वो खुली सोच के लोग हैं। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स जो थे वो वैसे ही रहे, ब्रिटिशर्स अपने आप को वैसे ही मान के चलते रहे जैसे वो हमेशा से मानते थे। अब आप इस चीज का एग्जांपल लेके सोचो, हमेशा मैं हर चीज को, इस चीज को बहुत मानता हूं मैं इस चीज को, कि टाइम के साथ हमें बदलना चाहिए। जो टाइम के साथ नहीं बदलता है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आगे फंस जाता है, और फिर वो नई जनरेशन के साथ मैच नहीं कर पाता। ये रियलिटी है। एक मान लो परिवार है, उस परिवार में पुराने जमाने की थिंकिंग चलती है, जैसे इंडिया में पुराने जमाने का लोग चीजें मानते थे, बहुत सारी चीजें मानते थे, वो सब चलता है। टाइम के साथ साथ चीजें बदलने लग गई, नई जनरेशन आने लग गई, नई जनरेशन नई चीज देखने लग गई। अब अगर उस नई जनरेशन के, मान लो किसी के ग्रैंडफादर है, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स है, और वो नई जनरेशन के लड़के को कुछ करने से मना करते कि भाई तू ये मत कर, ये गलत चीज है, तो वो कहेगा क्यों गलत चीज है ये, इसमें क्या गलत हो रहा है, टाइम के साथ वो भी कर रहा है मेरा दोस्त, वो भी कर रहा है मेरा दोस्त, तो मैं क्यों ना करूं। ऐसी नहीं चीज की जो गलत है उसी पे खड़ा हो जाए बोलने के लिए। जैसे मान लो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे किसी से कहा जाए कि भाई तू गाने मत सुन, गाने सुनना गलत चीज है, तो वो बोलेगा क्यों गलत चीज है, डांस करना गलत चीज है, क्यों गलत चीज है, ये करना गलत। तो जो चीज नहीं गलत है उसको गलत बोलना तो फिर गलत ही है ना, ऑब्वियस सी बात हो गई कि नहीं हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो वो जमाना और ये जमाना अलग है, और अगर उस जमाने का इंसान इस जमाने के साथ नहीं चलेगा तो इस जमाने के जो लोग हैं वो उस जमाने के लोग के साथ डिटैच हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल सी फिलॉसफी है, ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, और इसको जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले वो रियलिटी होती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैंने एक बार एक सेमिनार लिया था, उसमें पेरेंट्स आए थे, स्कूल में लिया था, बहुत पहले की बात है, मैंने वहां भी ये चीज बोली थी, अपने बच्चों को या अपने आप को उनका ओनर मत समझो। पेरेंट्स बच्चों के ओनर नहीं होते ओनर, वो एक लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ है। उस इंडिविजुअल लाइफ को ग्रो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद उस लाइफ को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है वो उसका डिसीजन है, और उस डिसीजन को उसको लेने दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है। ये लोग जो समझते नहीं है ना, वो लोग आगे जाके फिर वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। क्यों सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, ऑब्वियस ही बात है, आप टाइम के साथ नहीं चल रहे हो। यही यहां चीज हुई, ब्रिटिशर्स ने अपने बच्चा बना के उनको सेटल किया, जब टाइम बदलता गया तो उन लोगों, वो बच्चों की तो प्रोग्रेस होती चली गई, वो टाइम के साथ बढ़ते चले गए, बट ब्रिटिशर्स वही रिजिड रहे कि नहीं तुम ऐसा ही हो, तुम्हारी औकात क्या है। तो वो इंसान को बुरा लगेगा क्योंकि उसकी तो नई जनरेशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां पे प्रॉब्लम आने लग गई। वहां फिर से वही चीज होने लग गई कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये जो लोग थे ये खड़े होने लग गए, क्योंकि ब्रिटिश रिजिड थे, उनकी रिजिड सोसाइटी थी। जब भी अमेरिकन कुछ मांगते थे, कुछ डिमांड करते तो ब्रिटिश यही बोलते थे, तुमको हमने बनाया है, औकात में रहो, तुमको हमने बनाया, औकात में रहो। कुछ भी जो भी जब भी कुछ अमेरिकन माने वो यही चीज बोल देंगे, है ना। अमेरिकन अब ब्रिटिशर्स को जब ये दिखता था तो वो यही बोलते थे, अमेरिका को ये लगता था क्यों यार हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो कुछ ग्रो कर सकते हैं। तो यहां पे अमेरिकन ने ये क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि हमारी औकात हमें पता है बेटा, अब हम अमेरिकन हैं, अब हम कर लेंगे जो हमें करना है, निकलो यहां से। तो लोगों के अंदर वो डिफरेंसेस भी क्रिएट होने लग गए कि तुम हमारी औकात मत देता हो, हमें हमारी औकात हमें पता है।
नेक्स्ट, यहां पे जो लोकल लोग होते थे, अब वो लोकल लोग क्योंकि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनके पास थी, एटलीस्ट बनाने की तो थी, तो वो चीजों को सोचने लग गए, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने लग गए। ब्रिटिश के अंदर क्या होता था, ब्रिटिश में तो मोनार्की चलती थी, यहां तो लोग डिस्कशन करते थे ना एटलीस्ट लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में। ब्रिटिश में तो मोनार्क है, वहां तो रानी ने जो बोल दिया वही होगा, चाहे वो हो, चाहे वो पानी को नदी बोल दे, चाहे वो पानी को क्या कहते हैं रुई बोल दे, चाहे रुई को पानी बोल दे, लोहे को लकड़ी बोल दे, लकड़ी को लोहे बोल दे, कुछ भी बोल दे, वो मानना पड़ेगा आपको। बट यहाँ लोग सोचने लग गए, डिस्कशन करने लग गए। जब ऐसा होगा तो लोग ही सोच खुलेगी ना, वहां तो बंद करके रखा आपने, सोच खुलेगी तो प्रोग्रेस करेगा। बोलते ना दिमाग जितना खोलोगे उतना बढ़ेगा, जितना दिमाग का यूज करोगे उतना दिमाग ग्रो करेगा, नहीं करोगे तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इस तरीके से यहां पे गैप बढ़ता चला गया, गैप बढ़ता चला गया ब्रिटिशर्स के बीच में और अमेरिकन के बीच में, जो मल्टीपल लोगों के ग्रुप था अमेरिका बेसिकली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो डिफरेंसेस थे, अब बहुत ध्यान सुनना, अमेरिका के अंदर एक ब्रिटेन का बंदा है, अमेरिका जिसको कन्विक्ट बना के ब्रिटेन से भेजा गया है, वहां पे बंद करके रखा है। अमेरिका के अंदर एक फ्रेंच का बंदा है, अमेरिका के अंदर एक आयरलैंड, न्यूजीलैंड, हर जगह के लोग हैं। वो सारे लोग बैठ के बातें करते हैं और सबका कल्चर अलग है, डिफरेंट कल्चर है। जब ऐसे डिफरेंट कल्चर्स इंटरमिक्स होने लग जाएंगे तो वो रिजल्ट बन के निकले एक हाइब्रिड कल्चर। हाइब्रिड कल्चर बन के ये लोग आए। अब सर हाइब्रिड कल्चर का क्या मतलब है? मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक आदमी है और ये एक लेडी है। ये आदमी है मान लो ब्रिटेन का, ये मैडम है मान लो आयरलैंड की। ये बिजनेस या कोई काम करता है, वहां पे जॉब करता है। ये मैडम भी उसी सेम ऑफिस में जॉब करती है ना। दोनों मिलने लग गए, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। यहां मैंने एक छोटी सी पोयम ली, देखो। अलग अलग लोगों को अलग अलग लोगों से प्यार होने लगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग लोगों से प्यार होने लगा, प्यार के साथ शादी होने लगी और न्यू कल्चर की आबादी होने लगी। अब ये शेर है या जो भी है, मन में बोल लो वाह वाह सर। कहने का मेरा मतलब है जब अलग अलग कल्चर के लोग मिलने लग गए तो वो अलग अलग कल्चर के लोगों को पसंद करने लग गए तो शादी होने लगी तो बच्चे होने लगे तो उनका क्या कल्चर है? उनका कल्चर अमेरिकन कल्चर है। ये फादर है, ये मदर है, तो इनका जो बेटा है या बेटी है उसका कल्चर कौन डिसाइड करेगा? जहां पे वो पैदा हुआ है। वो कहां पैदा हुआ? वो अमेरिका में पैदा हुआ, तो वो अमेरिकन बोलेगा अपने आप को। वो नहीं बोलेगा मैं ब्रिटेन का हूं, वो नहीं बोलेगा मैं आयरलैंड का हूं, वो नहीं बोलेगा मैं फ्रेंच हूं, वो बोलेगा मैं अमेरिकन हूं। और उसको अगर बोलोगे ब्रिटेन वाले की तो हमारे अपनी औकात में रहो, तो बोलेगा मैं तो अपनी औकात में हूं भाई, मैं तो अमेरिका का हूं। वही लोग, वही नई जनरेशन के लोग जब फिर से नई जनरेशन बनाएंगे तो आगे चल के वो क्यों अमेरिका वाले लोग ब्रिटेन की कुछ बात मानेंगे? क्यों मानेंगे यार? उनका तो कल्चर ही डिफरेंट हो गया। क्योंकि फिर वो जो नई आबादी है वो अपने आप को अमेरिकन बनाने लगे, ना कि किसी और की औकात दिखाने की एबिलिटी से दबने लगे, अपने आप को अमेरिकन बनाने लगे। तो इस वजह से ये लोग खुलने लगे, एक ओपन सोसाइटी की तरह पढ़ने लगे और कल्चरल डिफरेंसेस आने लगे, क्योंकि अब हाइब्रिड कल्चर, मिक्स्ड कल्चर, अमेरिकन कल्चर जनरेट होने लग गया, जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया। लेकिन उनकी नापसंद का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका आगे चल के क्या करने वाला है वो बहुत ही शानदार चीज है। ये पहली क्लास थी, अब मिलेंगे सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास पे और फोर्थ क्लास में, 4 क्लास में अमेरिकन रिवॉल्यूशन को कवर करेंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, और 1 बाय 1 करके हर कंट्री, हर रिवॉल्यूशन को कवर करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है। मस्त रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो और पढ़ते रहो। Thank you. Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। सीधा पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव
सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our